सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, ये अपनी दूसरी क्लास है। इसके पूर्व मैंने एक क्लास संविधान को लेकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आपने देख ली होगी। तो मैं आज फिर से आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी दृष्टि से अगर हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के बारे में हमें पहली बार अगर अध्ययन करना है, तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमें पहले सिर्फ संविधान के बारे में जो बातें उनको ऊपरी तौर पर देख लेनी चाहिए। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, जो संविधान का जो उसका ढांचा है, उसको ऊपरी तौर पर एक बार हमें एक नज़र से देख लेना ही अच्छा रहेगा। डायरेक्ट हम उसको गहराई से समझने जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास बनाई है और मैं आपको लगातार इसकी क्लासेस देता रहूँगा संविधान को समझने के लिए। तो आज जो अपनी क्लास है वो रहेगी संविधान का भाग तीसरा। हम 2 भाग पूर्व पढ़ चुके हैं, आज भाग है तीसरा जिसका नाम है मूल अधिकार। हाँ, मतलब संविधान के भाग तीसरे का नाम आपको ध्यान रखना है, मूल अधिकार नाम है। ये जो मूल अधिकार है वो हमें मतलब नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया है, मैग्ना कार्टा या फिर अधिकार पत्र। तो ये क्या है मैग्ना कार्टा? तो मैग्ना कार्टा के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इंग्लैंड में लगभग 800 वर्ष पूर्व, कितने 800 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में वहाँ के राजा द्वारा जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे। उन अधिकारों को वहाँ मैग्ना कार्टा कहा गया था और उसी के आधार पर जब संविधान के द्वारा हम नागरिकों को जब राज्य के विरुद्ध कुछ अधिकार मिले तो तब इसका नाम दे दिया गया मैग्ना कार्टा, ठीक। तो मूल अधिकार जो भाग तीसरा है संविधान का, उसमें अनुच्छेद कितने आते हैं, फर्स्ट हमें ये जानकारी ज़रूरी है। तो एक 12 से लगाकर, वैसे तो हम देखें तो 12 से लगाकर 35 12 से लगाकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं, क्लियर। और अभी हम एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हुए इस भाग तीसरे को पूरा करेंगे। तो मैंने नाम तो बता दिया आपको कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से हम शुरुआत करते हैं। इसके पूर्व आर्टिकल 11 तक नागरिकता का जो भाग था वो हमने देख लिया है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद जो 12 है उसमें परिभाषा लिखा हुआ मतलब क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना आप, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। मतलब राज्य जो शब्द है उसके बारे में बताया कि राज्य शब्द क्या है, मतलब वो राज्य संसद के लिए, विधानसभा के लिए, किसी स्थानीय या फिर अन्य प्राधिकरणों के लिए यूज होता है। तो इस टाइप से राज्य शब्द के बारे में जो भी डिस्कस की गई है वो आर्टिकल 12 में है, क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वो है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। मतलब इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं मूल अधिकार। तो ये जो 13 नंबर का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो ये बात कर रहा है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो अल्पीकरण अर्थात जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा राज्य, ठीक है। अब आगे आपको ध्यान देना है थोड़ा कि जो मूल अधिकार है उसमें कितने प्रकार के हमारे मूल अधिकार हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 7 थे, उसमें एक तो निरसित हो गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि 6 प्रकार के मूल रूप से मूल अधिकार हमारे संविधान में हमारे लिए, नागरिकों के लिए दिए गए हैं। तो पहला जो है वो है समता का अधिकार। मतलब पहले मूल अधिकार का नाम क्या है वो आता है, तब आपको ध्यान रखना है समता का अधिकार, इक्विलिटी, क्लियर। उसमें भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, मतलब जैसे कि समता का अधिकार है उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं। मैंने आपको अभी क्रम से क्या बताया कि हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, भाग का नाम है मूल अधिकार, भाग ये तीसरा है। वैसे तीसरे भाग में 12 से लगाकर 35 तक आर्टिकल आते हैं, 12 से 35 तक। लेकिन 12 और 13 में तो जो बातें थी वो भी हमने देख ली। और आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 से जब शुरू हो रहा है आगे, 14, 15, 16 और 17 और 18, मतलब 18 तक जो अनुच्छेद होंगे वो अनुच्छेद बात करेंगे सिर्फ समता के बारे में।
अलग अलग पॉइंट पे हम देखेंगे कौन सी समता कौन सी समानता की बात कर रहा है, वो हम अभी अलग अलग देखेंगे। जैसे कि शुरुआत करते हैं आगे। समता के अधिकार में अनुच्छेद जो 14 नंबर का है वो बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है। और इसी के अंदर है विधियों का समान संरक्षण, मतलब ये जो अवधारणा है वो पूरी अनुच्छेद 14 में है कि कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है, किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। फिर अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 जो है वो कह रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात राज्य किसी नागरिक को मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेगा। इतनी बात लिखी गई है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 जो नंबर का है वो क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 16 ये कह रहा है कि लोक नियोजन के अवसर में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सार्वजनिक पद जो होते हैं उनके लिए राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और वो आधार कौन कौन से, वही आधार है कि किसी नागरिक से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक पद के लिए कोई पद है, उसके लिए कोई नौकरी मिल रही है, वहां पे किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद जो 17 नंबर का है वो कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये छुआछूत की बात कर रहा है कि छुआछूत का या फिर छुआछूत जैसी जो बीमारी है उसका विरोध करेगा राज्य, मतलब किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई अस्पृश्यता, छुआछूत जैसा व्यवहार हो रहा है तो उसको गलत ठहराएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। ऐसा अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। साथ ही अनुच्छेद नंबर 18 क्या बात कर रहा है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात कर रहा है अनुच्छेद 18। और ये जो समता का अधिकार है भाग 3 में जो समता का अधिकार अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहाँ से, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, तो ये 18 नंबर का लास्ट समता के अधिकार में अंतिम अनुच्छेद है ये, कौन सा, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में क्या बात है, तो ये सैन्य प्लस शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर, मतलब सैनिकों को या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियाँ दी जाती है उनको छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि कोई भी व्यक्ति नहीं अपनाएगा। जैसे कि अंग्रेजी काल की या फिर प्राचीन समय में जो राजा महाराजा के काल में जो रजवाड़े के समय में जो उपाधियाँ थी, सम्राट वाली, महाराजा धीराज, इस तरह की, उन उपाधियों का अंत होना निश्चित है। ऐसी बात अनुच्छेद 18 में लिखी गई है। सिर्फ शैक्षणिक या फिर सैन्य उपाधियाँ ही धारण कर सकता है कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट आगे अब है स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने समता या समानता का अधिकार देख लिया था, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम की बात करेंगे। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो उसमें अनुच्छेद कितने आते हैं, तो अनुच्छेद 19 से लगाकर, कहाँ से, 19 से लगाकर 20, 21 और 22, 19 से लगाकर 22 जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मतलब 19, 20, 21, 22 इन चारों अनुच्छेदों में स्वतंत्रता की बात कर रखी है। और हम अब एक एक स्वतंत्रता, किन किन बातों की स्वतंत्रता है उनको देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आगे। अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 जो है वो कह रहा है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, अर्थात ये बोल रहा है कि भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की जो स्वतंत्रता होती है व्यक्ति को, वो स्वतंत्रता जो है वो 19 आर्टिकल या अनुच्छेद में लिखी गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब 19 में बहुत सारे भाग हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। वैसे 19 जो अनुच्छेद है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं बता दूँ आपको कि 19 में अंदर 19 एक में ए बी सी डी, इस तरह से ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे अंदर भाग हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको ऊपर से बताऊंगा कि आखिर वाक और ये जो वाक स्वतंत्रता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आप एक बार सुनना ध्यान से। देखिए, एक तो है बोलने की स्वतंत्रता सर्वप्रथम, तो फिर नंबर 2 पर आती है इसमें शांतिपूर्ण सशस्त्र रहित, मतलब शस्त्र रहित सम्मेलन करना, साथ ही सहकारी संघ बनाने या ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद कहीं पर भी विचरण करने की स्वतंत्रता, साथ ही किसी भाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब देश के किसी भी भाग में, साथ ही व्यापार और वाणिज्य या आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इस तरह की कुछ स्वतंत्रताएं जो हैं वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो है अगला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में
संरक्षण दिया गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके विरुद्ध भी कुछ उसको अधिकार मिलते हैं। मतलब उसने अगर अपराध किया है तो उसको सज़ा जो मिल रही है वो कुछ विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिलनी चाहिए। मतलब उसने जिस समय अपराध किया था उस समय में जो जो सज़ा लागू थी वही सज़ा उसको मिलनी चाहिए, न कि कोई कानून तो उसने सज़ा तो 10 वर्ष पूर्व की थी, 10 साल बाद उसको किसी नई सज़ा के तहत वो सज़ा उसको मिल रही है तो वो गलत होगा। उसने जिस समय कानून मतलब अपराध किया था उसी समय की सज़ा उसके ऊपर लागू होगी। इस तरह की कुछ बातें इस 20 में दे रखी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 21, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में। इसी के साथ इसमें आजीविका के बारे में भी बात है। प्राण और दैहिक साथ ही आजीविका की का संरक्षण भी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी किसी कारखाने में कार्य कर रहा है या फिर किसी फैक्ट्री या फिर किसी भी ऑफिस में वर्क कर रहा है तो उसको जबरदस्ती उसको मतलब वहाँ से निकाल देना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राण में आता है। मतलब अगर वहाँ से अगर उसको जबरदस्ती निकाल दिया गया तो उसके खुद का जीवन, साथ ही उसके ऊपर जो निर्भर है, जो उसका परिवार है, उसका भी जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरह का चीज़ भी इसी के अंतर्गत आती है, साथ ही जीवन जीने का संरक्षण। और इसी के अंदर अनुच्छेद 21 में जो एक अंदर फिर से पार्ट है उसमें शिक्षा के बारे में भी बात कर रखी है कि शिक्षा का अधिकार भी नागरिकों को मिलना चाहिए। वो बात इसी 21 क में लिखी गई है, वो आपको ध्यान रखनी है शिक्षा के लिए, ठीक है। इसके बारे में कुछ एक स्टोरी भी है कि शिक्षा के लिए पहले तो ये प्रावधान हुआ था कि उच्च डिग्री तक, मतलब जैसे कि अपने मेडिकल मतलब यहाँ चिकित्सा की जो डिग्री होती है वहाँ तक प्राप्त करने का अधिकार पहले तो मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया था। लेकिन बाद में 1992 में एक विवाद हुआ था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, तब ये निश्चय हुआ था कि नहीं, सिर्फ 14 वर्ष तक, कितने 14 वर्ष तक के बालकों को या फिर नागरिक मतलब 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये बात फिर यहाँ पे तय हुई थी। तो शिक्षा के बारे में और जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 में आता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 22 की बात करें हम तो इसमें लिखा है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दिशाओं में बात कर रहा है। मतलब कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी दोष के लिए तो उसके विरुद्ध कुछ उसको संरक्षण प्राप्त होता है उस व्यक्ति को, कि मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर दिया, मतलब उसने अगर वो दोष नहीं किया हो तो इसके लिए यहाँ पे कुछ प्रावधान है कि 24 घंटों के भीतर निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा उसको सामने उस व्यक्ति को पेश करना होगा ताकि वो अपनी जो भी बात हो, जो भी सही या गलत हो, वो उसके सामने सुना सके। इस तरह का प्रावधान आर्टिकल 22 में है।